हेलो एवरीवन। आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी हो गया या आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हो गए, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिटोरियल्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 14 मार्च, थर्सडे। तो चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो सबसे पहला है आपका इंडिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो फंडिंग होती है उसके ऊपर एक एनालिसिस है। रिसेंटली अभी बजट आया था, तो बजट में इसके प्रोविजंस को लेके डिस्कशन है। उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो आपका इमिग्रेंट माइनॉरिटीज़ के लिए जो एक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू होने जा रहा है, तो उसके ऊपर एक एनालिसिस है। उसके बाद हमारा एक इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी को के रिलेशन में एक और आर्टिकल है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन के साथ। उसके बाद आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एजुकेशन सेक्टर का एक और टॉपिक है, हायर एंगेजमेंट एंड बेटर लर्निंग, जो कि आपका गवर्नेंस के टॉपिक में आता है। उसके बाद ऑन जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। तो चलिए हम अपना एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला है इंडियाज R&D फंडिंग, ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स। तो अगर इसकी रेलेवेंस के बारे में देखें तो इसकी रेलेवेंस आपकी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, क्योंकि आपका ये टॉपिक जो है मोस्टली GS3 में आता है। GS3 में भी आपका इकोनॉमी में भी जब भी हम अपना नॉलेज इकोनॉमी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जब भी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ें पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग वाला एस्पेक्ट आता है। एंड इसके अलावा आपका GS3 में ये आपका साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी के इंडिजिनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तब वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग वाले अलग अलग एनालिटिकल टॉपिक्स आ जाते हैं। एंड इसके अलावा आप इसको GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। तो उसमें जो गवर्नेंस वाला पार्ट होता है, गवर्नेंस और आपका जो सोशल सेक्टर्स होते हैं, जिसमें आपका एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो उसमें भी हायर एजुकेशन और रिसर्च यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये वाला जो टॉपिक है इन 3 एरियाज में आ सकता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है। इंडियाज R&D लैंडस्केप, अ डिटेल्ड एनालिसिस। तो अभी रिसेंटली इंडिया का बजट आया था, जिसमें एलोकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हुआ है 1 लाख करोड़। एंड गवर्नमेंट का इस बार बजट का एम्फेसिस क्या है? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे हाईलाइट होता है। हाईलाइटिंग द ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, क्रूशियल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो हमारा स्लोगन है, यहाँ से दिखता है कि अब इंडिया का जो फोकस है वो धीरे धीरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन की तरफ और ज़्यादा टिल्ट हो रहा है। तो देखते हैं कि यहाँ पे करंट स्टेट क्या है, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है और रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या लाए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अपनी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके क्या स्टेटस है। तो जो हमारा इंडिया का ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, जिसको हम GERD भी कहते हैं, कि हमारे कंट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कितना ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, हाल ही में उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी 2020-21 में ये बढ़ के लगभग 12.74 लाख करोड़ हो चुका है। However, as a percentage of GDP, 0.64, it lags behind developed countries. तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स अगर हम ओवरऑल अमाउंट के बारे में बात करें, तो अमाउंट ओवरऑल देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हम GDP के परसेंटेज में देखें कि GDP का कितना हिस्सा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा रहा है, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि सिर्फ 0.64 है। जबकि बाकी देश जो हैं, जो कंपटीटर्स हैं हमारे, जैसे चाइना है, USA है, चाइना में यही परसेंटेज 2.4% है एंड यूनाइटेड स्टेट्स में इससे भी ज़्यादा 3.5। तो ये इंडिया का करंट स्पेंडिंग का परसेंटेज है। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेटस क्या है, हमारी जो स्पेंडिंग होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसका हाई रिसर्च आउटपुट होता है, कि जितना भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे उसके बाकियों के मुकाबले हमें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है उसका।
डिस्पाइट द लोअर R&D इन्वेस्टमेंट, इंडिया बोस्ट अ रिमार्केबल रिसर्च आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया है, ये वाला डेटा आपके मेंस में आप बिल्कुल कोट कर सकते हैं, एंड आप चाहे तो उसको कहीं नोट भी कर लीजिए, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा जब आप अपना आर्गूमेंट को सपोर्ट करने के लिए नीचे जब डेटा लिखेंगे। तो साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में अगर बात करें तो इंडिया जो है थर्ड है ग्लोबली, विद ओवर 3 लाख पब्लिकेशंस इन 2022। अब अगर ग्लोबली इंडिया में हर PhD ग्रेजुएट्स के मामले में देखें तो इंडिया उसमें भी ओवरऑल थर्ड है पूरी दुनिया में, कि इंडिया में लगभग 40 या 41,000 PhDs जो होते हैं हर साल अवार्ड किए जाते हैं। और पेटेंट्स के मामले में देखें तो इंडिया पेटेंट्स के मामले में भी अच्छी खासी पोजीशन में है, 6th है, कि 2022 में 30,490 पेटेंट्स हमें ग्रांट किए थे। लेकिन अब देखते हैं कि इस सेक्टर के चैलेंजेस और कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है, देखिए, लो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन। हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो सेक्टर है उसमें प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा कम कंट्रीब्यूशन है। प्राइवेट जितना भी इन्वेस्टमेंट होता है सारा का मेजॉरिटी पोर्शन जो है सरकार लगाती है खुद अपने टैक्स पेयर्स मनी से। देखिए, गवर्नमेंट जो है आपका ऑलमोस्ट 54% ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करती है, और जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं ये मात्र 36% आपका कंट्रीब्यूट करती है, जबकि अगर ग्लोबल एवरेज देखा जाए, बाकी देशों का अगर औसत निकाला जाए तो वहां पे 65% होता है प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट कंपनीज और कॉरपोरेट्स इन्वेस्ट करते हैं कंट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखा अगला चैलेंज क्या है कि जो हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्रेजुएशन की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन की डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सीमित उनका रोल है। हायर जो कि मात्र इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 8.8% है, इंडिकेटिंग नीड टू स्ट्रेंथन द रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉस्टरिंग रोबस्ट रिसर्च कल्चर। तो यहाँ पे ये दर्शाता है कि हमें ये एरियाज हैं जो इम्प्रूव करने हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल बढ़ाना है, उनका और ज़्यादा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इम्प्रूव करना है, और वहाँ पे जो रिसर्च कल्चर है, जो रिसर्च को लेके जो वहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जो इंथुजियाज्म है इन इंस्टीट्यूट्स में रिसर्च को लेके, उसको हमें इम्प्रूव करने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए, व्हाट इज़ द नीड फॉर चेंज, क्या हमें अब ज़रूरत है? सबसे पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और बढ़ाया जाए, कि इंडिया नीड्स टू ब्रिज द गैप बाय इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज दैट इंसेंटिवाइज, कि कैसे कर सकते हैं हम प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो उनको और मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे सरकार की तरफ से, जैसे टैक्स ब्रेक हो गया, सब्सिडीज हो गया, इजी एक्सेस टू कैपिटल, लोन्स एंड फाइनेंसेस हो गया। इसके अलावा क्या करने की ज़रूरत है? इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन मतलब कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, कॉरपोरेट्स होते हैं, और जो अलग अलग एजुकेशनल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बीच में और अच्छे संबंध क्रिएट करना, ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वो पढ़ाया जा सके जो अभी आजकल के इंडस्ट्रीज डिमांड कर रही हैं। अगर देखिए इनके बीच में डिस्कनेक्ट होगा तो क्या होगा? अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कुछ पढ़ाएंगे लेकिन ज़रूरत निकलने के बाद किसी और चीज़ की होगी। तो जो स्किल्स एक्चुअल में इकोनॉमी में ज़रूरत है वो वही चीज़ें हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को सिखाएं। It is crucial for knowledge transfer and fostering innovation. This can be achieved through joint research projects, internship programs and technology transfer. तो और किन किन तरीकों से ये इंडस्ट्री एकेडमी कोलैबोरेशन होता है कि दोनों इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशंस किसी प्रोजेक्ट पे कॉमनली वर्क करें। ठीक है, जो बच्चे होते हैं इंस्टीट्यूशंस के वो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप्स करने जाएं, और जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं इंस्टीट्यूशंस में या इंडस्ट्रीज में वो आपस में एक्सचेंज करें, ट्रांसफर करें, ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से वो और नई चीजें सीख सकें। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इस चीज के चलते। तो सबसे पहला है आपका नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। जैसे हम जानते हैं एक नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी आई है, वैसे ही अब डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी आई है, कि जो हमारा डीप टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो जिनमें काफ़ी समय लगता है, जिन टेक्नोलॉजीज़ को बनाने में लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल्स, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है, तो सरकार इन फील्ड में
एक स्कीम लाई है जिससे प्राइवेट का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, कि जैसे इस फील्ड में डीप टेक्नोलॉजी में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, जैसे आराम से लोन मिल सकते हैं, लोन जो है लॉन्ग टर्म के लिए मिल सकते हैं, काफ़ी बड़े लोन मिल सकते हैं और कम इंटरेस्ट पे मिल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट देने की बात करी गई है कि कंपनी जो डीप टेक में रिसर्च करेगी उसे कुछ साल तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा या टैक्स रिबेट मिलेगा, और जो रेगुलेटरी क्लियरेंसेस होते हैं वो और आसान हो जाएंगे। उसके बाद है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट, ANRF। तो ये जो एक्ट है, इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग R&D फंडिंग एंड फोस्टरिंग अ रिसर्च कल्चर विद इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो ये जो स्कीम है ये पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को में और रिसर्च कल्चर को बढ़ाने के लिए लाई गई है, ताकि जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए ग्रांट प्रोवाइड करा जा सके, फेलोशिप्स प्रोवाइड करी जा सके, एंड जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सिटीज़ में उसको वर्ल्ड क्लास तरीके से डेवलप किया जा सके। अब देखिए इसका इम्पैक्ट और क्या हो सकता है और आगे का रोड क्या हो सकता है। द recent budgetary allocation and TSP and ANRF Act signal government's commitment to propelling India's R&D landscape। तो देखिए अब इनका इम्पैक्ट क्या है और आगे क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब इंडियन गवर्नमेंट जो है, अब इसका झुकाव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉलेज इकोनॉमी और इनोवेशन की तरफ झुकाव और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो सकता है, इंडिया में जो रिसर्च बेस्ड कल्चर है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। Addressing the challenge of low private sector contribution and limited HEI involvement is crucial for achieving India's technological and economic aspiration। तो आगे का रोड ये है कि हम समझ गए कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम्स ये है, स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन कम है, तो हमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है। हाँ, और दूसरी तरफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट कम है, तो इनका इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ाना है। अब देखिए इसके अलावा और क्या कंसिडरेशंस इस वाले टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहला है क्वालिटी ऑफ रिसर्च आउटपुट, कि while India boasts a high quantity of research publication, ensuring quality and relevance of research is essential। कि हाँ, हम नंबर्स में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अभी के समय में, कि बहुत सारे पेटेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी रिसर्चेस आ रही हैं, एंड नंबर जो है इन्वेस्टमेंट के बढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है एंड वो रिसर्च एक्चुअल लाइफ में कितनी ज़्यादा यूजफुल है, एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड्स में कितने ज़्यादा यूजफुल हो, इसकी तरफ हमें और आगे बढ़ना चाहिए। बेसिकली क्वालिटी ऑफ रिसर्च हमें और बढ़ाने की ज़रूरत है। फोकस ऑन ट्रांसलेशनल रिसर्च, encouraging research that bridges gap between scientific discovery and practical application is crucial। उसके बाद है ग्लोबल कोलैबोरेशन, की जो इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो बाहर के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करें, बाहर के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज जो हैं उनके साथ नई नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज बनाएं, नया एक्सपर्टीज डेवलप करें और अच्छी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट। तो ये है आपका। इसके बाद आपके पॉइंट क्या आते हैं कि लर्निंग फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमीज, और हम क्या आगे कर सकते हैं कि जैसे चाइना है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, ये जो है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में बहुत आगे हैं। जैसे वहाँ पे इनोवेशन वाली कंपनीज हैं, एप्पल हो गई वहाँ पे, गूगल हो गई वहाँ पे, और भी अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे। इसी तरीके से ऐसा ही इकोसिस्टम इंडिया में बनाया जाए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो और अच्छा इंडस्ट्री अकेडमिया कोलैबोरेशन हो। और जिन मॉडल्स पे ये कंट्री चलती है, इंडिया भी उन मॉडल्स को अडैप्ट कर सकता है और ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बना सकता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है और ज़्यादा इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो। तो देखिए कंक्लूजन में अगर आपको लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंडिया में काफ़ी समय से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान कम दिया है, लेकिन आज के समय में अब ध्यान देना शुरू कर दिया है। बजट के मामले में, इंडिया की अप्रोच के मामले में, स्कीम्स के मामले में, तो लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे इश्यूज बचते हैं और इंडिया जो है इन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए इनोवेटिव अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को से सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला एडिटोरियल एनालिसिस। उसके बाद होता है रॉन्ग मैसेजिंग। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है, ये आर्टिकल आपका उसके ऊपर है। एंड देखिए अगर इसकी रेलेवेंस देखें
रेलेवेंस के मामले में देखिए कि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पॉलिटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं फॉरेनर्स की, जब हम बात करते हैं एलियंस की, एंड जब हम बात करते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजनशिप कि क्या क्या रूल्स हैं सिटीजनशिप के, क्या एक्ट्स हैं सिटीजनशिप के, इसके अलावा क्या लॉज हैं, एंड अभी जो करंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आ रहे हैं आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंध में, वो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे एनालिसिस किस बात का हो रहा है। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था और अब जो है जनरल इलेक्शन से कुछ समय पहले जो है इसको इम्प्लीमेंट कराने की अब बातें चल रही हैं, एंड ये निर्णय हो चुका है कि ये अब इम्प्लीमेंट होगा। एंड इस आर्टिकल में बात करी जा रही है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, जो गवर्नमेंट की वाली पार्टी है, वो एक टाइप से इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। अब यहाँ के इस एक्ट के बारे में बात करी है कि ये जो लॉ है ये काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ जो है इसको अपोज करता है, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये वाला जो कानून है यहाँ पे रिलीजन बेस्ड टेस्ट आता है फॉर ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता किसको दी जाए या किसको ना दी जाए, इसमें धर्म का काफ़ी ज़्यादा अब इन्वॉल्वमेंट होगा। To immigrants from the 3 chosen countries, CAA is under legal challenge before Supreme Court of India। तो ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ यहाँ पे डिस्कशन है। एंड अभी करंट स्टेटस की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है इसको अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है फिलहाल। एंड यहाँ पे एक और बात करी है कि 2019 में ये लागू हुआ था एंड ये अभी तक लागू नहीं हुआ था, not implemented until now as government did not notify the rules of operationalize this provision। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, ये अभी हाल ही में ही डिक्लेयर हुई है, इससे पहले नहीं हुई थी। एंड यही फैक्ट कि इससे पहले नहीं हुई थी एंड अब हो रही हैं, ये काफी सारे सवाल खड़े कर रहा है कि अभी क्यों। एंड स्पेशली ऐसा बताया जा रहा है कि इसको एक टाइप से माध्यम यूज किया जा रहा है ताकि अटेंशन जो है, लोगों का ध्यान जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो कंट्रोवर्सी है उससे भटकाया जा सके। The rules were unveiled at a time when nation was questioning the delay in the submission of details about the purchaser of the anonymous electoral bonds। तो देखिए ये वाले जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं, ये देखिए इसी बीच आए हैं जब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड्स वाली जो स्कीम है, जो इतनी सेंसिटिव स्कीम है, पॉलिटिकली सेंसिटिव स्कीम है, जब उसके बारे में अब एक्शन उठाया जाने लगा है, तब जाके सरकार एक नया मुद्दा सामने ले आई है। इस चीज को लेके काफी डिस्कशन हो रहा है, काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। Some circumstances make one question that urgent need to implement a law that has not been acted for 5 years। तो ऐसा डाउटफुल लग रहा है कि एक ऐसा कानून जो 5 साल तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अब इलेक्शन से पहले, अब एक कंट्रोवर्सी से पहले एकदम से उसे लागू किया जा रहा है। The new rules also appear carefully crafted, designed that they are to introduce processes that will leave no scope for states to impede its implementation। और जो कानून आया भी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन नोटिफाई किए भी गए हैं, वो इस तरीके से किए गए हैं कि जो अलग अलग राज्य सरकार हैं वो उसके इम्प्लीमेंटेशन को, उसके लागू होने पे कोई भी बाधा ना क्रिएट कर सके। It is possible that rules were ready for a long time and CA issue is being revived for electoral gains। अब ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जितने भी नियम और कानून हैं, ये ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है ये पहले से तैयार रखे हों, लेकिन इसको अब जाके उठाया गया हो ताकि इलेक्टोरल गेन्स हो सकें इससे। The essence of CAA in reality may not affect the interest of minority citizens। After all, it is only a fast tracking mechanism for minorities। तो अगर देखा जाए तो जो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये जो माइनॉरिटीज होती हैं, स्पेशली जो इमिग्रेंट माइनॉरिटीज होती हैं, जो बाहरी देश से इंडिया में आई हुई जो लोग हैं, उनको एक टाइप से सिटीजनशिप स्टेटस ग्रांट करने का और तेज तरीका है, ठीक है, जो उनका पूरा मैकेनिज्म है उसको और तेज बनाने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया है। स्पेशली कौन से माइनॉरिटीज के लिए है, कौन सी कम्युनिटीज के लिए है, जैसे हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट,
जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। ठीक है, ये 6 कम्युनिटीज हैं 3 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, टू गेन सिटीजनशिप। इंस्टेड ऑफ द यूजुअल Instead of the usual 11 years, the waiting period for the class of immigrants will only be 5 years. ठीक है, ये इसका दूसरा प्रोविजन है कि आपके इन कंट्रीज के लिए सॉरी आपका ये सबसे पहला प्रोविजन है। ये है आपका दूसरा प्रोविजन कि इतनी कम्युनिटीज, इतने देशों से जो इमिग्रेशन कर रही हैं उनके पे लागू होगा। और जो असल में रूल क्या है, असल में अभी तक 11 साल लगते थे वेटिंग पीरियड में ताकि उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट कर सकें। अब ये जो है 11 साल कम होके 5 साल कर दिया गया है। ठीक है, प्रोवाइडेड दे हैड अराइव्ड बिफोर December 31st 2014, देयर इज नथिंग इन इट दैट रिमूव्स एनीवन्स सिटीजनशिप। तो ये देखिए इसके मेन प्रोविजंस हैं, किसको कराया जाए, किसको दिए जाए, कहां दी जाए और क्या पूरा प्रोसेस है, क्या असल में उसका प्रिंसिपल है। अब देखिए प्रॉब्लम की बात होती है, द प्रॉब्लम विद सीए इज टू फोल्ड। 2 तरीके की यहां पे समस्याएं आती हैं। सबसे पहली बात ये समुदाय के बेसिस पे भेदभाव करता है ये वाला कानून। डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म दैट स्पेसिफाइज सम रिलीजन कम्युनिटीज एज एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। All those from the 6 religion in these 3 countries are presumed to have fled persecution. देखिए यहां पे सवाल उठता है कि यही कम्युनिटी क्यों और सिर्फ यही देश क्यों। तो देखिए यहां पे ये एज्यूम किया जा रहा है कि इन देशों में ये जो कम्युनिटीज हैं इन पे काफी अत्याचार होता है और इनको परसिक्यूट किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो उस टारगेटिंग और परसिक्यूशन से बचने के लिए ये कम्युनिटीज जो है वो देश छोड़ के इंडिया आ रही हैं। तो इसलिए इन ऐसे इमिग्रेंट्स को सुरक्षा देने के लिए ये कानून लाया गया है। लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, यहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे मुस्लिम कम्युनिटीज का कानून में इन्वॉल्व नहीं होती है, जबकि वो भी कई जगहों पे परसिक्यूटेड होती है। Others who do not fall into this category either due to their entering the country after the cutoff date or because of their religion will continue to be treated as illegal immigrants. तो ये जो कम्युनिटीज हैं इतने देशों से, ये वाला कानून जो है सिर्फ इनके ऊपर लागू होगा, वो भी तब अगर वो इस तारीख से, ये वाली जो तारीख है इस तारीख से पहले आई हों। और जितने भी कम्युनिटीज इसके अलावा हैं या फिर यही कम्युनिटीज जो कि इस तारीख के बाद आई हैं, ये कानून उन पे लागू नहीं होगा। तो ये जो पूरे पॉइंट्स हैं ये आपके कानून के प्रोविजंस हैं। देखिए दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे कंट्रोवर्शियल क्या है, is the unfortunate political propaganda that sought to link the CAA with the National Register of Citizens. This rhetoric accentuated the fear of Muslims that CAA may lead to loss of citizenship without adequate documentary proof. तो देखिए यहाँ पे दूसरा ये है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है इसको जोड़ के देखा जा रहा था, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके बीच में ये डर बैठ गया कि इसके माध्यम से उन्हें उनकी नागरिकता वापस ले ली जाएगी बिना किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के। मोर देन इट्स कंटेंट, सीएए इज कॉजिंग हार्म through its use for the Narendra Modi regime political messaging to the effect that all its policy will have underpinning of a religion. तो यहाँ पे एक और पॉलिटिकल एंगल की बात हो रही है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, फ्रेश स्टैंड्स। India's free trade pact with 4 European nations matter even if gains are limited. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की एसोसिएशन की जो बात हो रही है उसके बारे में है। तो देखिए इसके कुछ की पॉइंट क्या हैं। अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, किन किन देशों के साथ, ये वाला पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, स्पेशली प्रीलिम्स में। EFTA में कौन कौन से कंट्रीज हैं, एक तो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो ध्यान में रखिएगा यूरोपियन यूनियन वाले देश अलग हैं और EFTA ये वाले देश अब अलग हैं। यहां पे EFTA में सिर्फ यही 4 देश आते हैं। अब देखिए नेगोशिएशन क्या है। The pact was in discussion since 2008 but gained momentum after resuming talks in recent month.
तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका 2008 से चला आता रहा है, लेकिन इससे संबंधित जो अभी तेजी पकड़ी गई है इसके प्रोविजंस में, ये अभी हाल ही में हुआ है। अब देखिए इसके अलग अलग प्रोविजंस क्या, तो देखते हैं कि इसके अलग अलग क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहला प्रोविजन है इसका मार्केट एक्सेस। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? ईजियर वीज़ा एक्सेस फॉर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट एंड नर्सेस। तो अलग अलग जो इंडियन प्रोफेशनल्स होंगे इनको बाकी देशों में जाने के लिए ईजियर वीज़ा एक्सेस मिलेगा। पोटेंशियल फॉर इंडियन फर्म्स टू यूज़ EFTA कंट्रीज एज बेस टू एक्सेस ब्रॉडर यूरोपियन मार्केट। तो यहाँ पे ये है कि EFTA, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, जो अब इंडियन कंपनीज़ हैं वो इन 4 कंट्रीज़ में जाके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकती हैं और इनके माध्यम से यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करने का माध्यम बना सकती हैं EFTA को, ताकि, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंडियन कंट्रीज़ डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन में ट्रेड करना चाहें तो काफ़ी सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन इसके माध्यम से अगर वो EFTA में इन कंट्रीज़ में जाके ट्रेड करें तो बाकी यूरोपियन मार्केट्स में जाना फिर उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। मिनिमल इम्पैक्ट ऑन गुड्स ट्रेड एज स्विट्जरलैंड, India's biggest EFTA partner already offers duty-free access to most Indian products. And ये भी इसका मार्केट एक्सेस इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के साथ हमारा EFTA है जो कि पहले से हमें काफ़ी सारा ड्यूटी फ्री एक्सेस देता है इंडियन गुड्स को। अब दूसरा एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट बूस्ट। द डील एम्स टू अट्रैक्ट 100 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर 15 ईयर्स। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के माध्यम से हमारी कंट्री में FDI होगा इतना सारा। द इन्वेस्टमेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 1 मिलियन जॉब्स। तो इतना सारा FDI होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब FDI होगा नई इंडस्ट्रीज़ क्रिएट होंगी, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए सप्लाई चेन्स और लॉजिस्टिक्स बनेगी, एंड उन सब के लिए ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड होगी तब जॉब्स भी इंडिया में बढ़ेंगी। तो 1 मिलियन जॉब्स की बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहा है। अब देखिए, अब इसके एनालिसिस के बारे में अगर देखें तो इंडिया के लिए बेनिफिट्स क्या हैं। तो इंडिया के लिए बेनिफिट ये है कि इंडिया का सबसे पहले ट्रेड बढ़ेगा। द डील रिमूव्स बैरियर्स फॉर इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, पोटेंशियली ओपन्स डोर टू यूरोपियन मार्केट। तो इंडिया का जो अलग अलग नए मार्केट हैं उनके प्रति एक्सेस बढ़ेगा। उसके बाद देखिए, दूसरा बेनिफिट ये है कि इंडिया को अब और ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हमने डिस्कस किया था, जैसे 100 बिलियन इन FDI इसकी उम्मीद की जा रही है, और नए जॉब्स बनेंगे। इसकी मदद से क्या होगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा इंडिया में, तो फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ेंगे इंडिया के, और इंडियन रुपीज़ की करेंसी की अप्रिसिएशन होगा, तो इंडियन करेंसी है वो भी पावरफुल बन पाएगी। उसके बाद रिड्यूस्ड कंज्यूमर प्राइसेस। इंडियन कंज्यूमर कैन एक्सपेक्ट लोअर प्राइसेस फॉर गुड्स लाइक वाइन्स एंड चॉकलेट्स। तो जो इससे फ़ायदा होगा कि जो हमारे इम्पोर्टेड गुड्स हैं, जो हम अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज से जैसे वाइन्स मंगाते हैं, चॉकलेट्स मंगाते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस होता है क्योंकि ये इम्पोर्टेड होते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? इन गुड्स का जो है प्राइस कम हो सकेगा इंडिया में। उसके बाद एक्सेस टू चीपर मशीनरी। तो जो इम्पोर्ट करते हैं मशीनरी इन कंट्रीज से, वो उनके भी प्राइसेस कम हो सकेंगे, और नई नई तरीके की टेक्नोलॉजीज़ जो हैं हम इन कंट्रीज़ के माध्यम से एक्सेस कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका, कि अभी ये डील जो है बहुत शुरुआती फेज़ में है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा अभी हम बहुत अच्छे तरीके से नहीं कह सकते हैं। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि जो जॉब क्रिएशन वाला जो एस्पेक्ट है, जो हमने बात करी थी 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने में, इसको कहा जा रहा है इसको पूरा फुली रियलाइज़ होने में लगभग 20 साल तक भी लग सकते हैं। उसके बाद आता है एस्पेक्ट रेसिप्रोसिटी का। इंडियाज टैरिफ कट्स आर लिंक्ड टू रिसीविंग द टारगेटेड FDI। बोथ साइड्स नीड सस्टेन्ड एफर्ट टू अचीव दीज गोल्स। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। सबसे पहला है रिन्यूड फोकस ऑन ट्रेड डील्स। ठीक है, दिस पैक्ट सिग्निफाइज इंडियाज रिन्यूड इंटरेस्ट इन ट्रेड एग्रीमेंट्स आफ्टर पीरियड ऑफ रिलेटिव इनएक्टिविटी। काफ़ी समय तक इंडिया की जो ट्रेड एक्टिविटी है काफ़ी अच्छी नहीं रही है, लेकिन अब जाके धीरे धीरे इंडिया जो है अब नए मार्केट्स को अप्रोच कर रहा है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट UAE हो गया, जैसे आपका सिंगापुर हो गया, जैसे और ये आपका अब EFTA हो गया। तो इंडिया जो है अब नए मार्केट्स को अनलॉक कर रहा है। उसके बाद है फर्स्ट वेस्टर्न ट्रेड पैक्ट।
दिस इज़ द फर्स्ट मेजर ट्रेड डील विच स्ट्राइक्स विद अ वेस्टर्न इकोनॉमिक ब्लॉक। अभी तक जो है इंडिया ट्रेड डील किन के साथ कर रहा था? आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कर रहा था, आपके साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ कर रहा था, आपके अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज़ या फिर नॉर्थ एशियन कंट्रीज़ के साथ कर रहा था। ये पहली बार है कि इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, वेस्टर्न इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ ट्रेड डील कर रहा है, जो कि ट्रेड के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड माने जाते हैं, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन हो गया। तीसरा स्टैंस इसका है शिफ्टिंग, तीसरा आपका सिग्निफिकेंस है शिफ्टिंग स्टैंस। डील इंडिकेट्स अ पोटेंशियल मूव अवे फ्रॉम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज टुवर्ड्स एम्ब्रेसिंग फ्री ट्रेड। तो अभी तक देखिए काफ़ी सारे ऐसे प्रोविज़न थे इंडिया के ट्रेड में कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव मार्केट था। इंडिया ऐसा इंपोर्ट नहीं कर रहा था अभी तक जिससे इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट हर्ट कर होए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया जो है अलग अलग तरीके के बैरियर्स क्रिएट कर रहा था ताकि बाहर का जो इंपोर्ट है इंडिया में ना आए। लेकिन अब जो ओवरऑल ये स्टैंस था ये बदल रहा है। अब इंडिया और ज़्यादा ओपन बन रहा है। इंडिया अब दुनिया को ये दिखा रहा है कि इंडिया जो है और फ्री एंड ओपन मार्केट है। बाकी कंट्रीज़ जो हैं इंडिया के साथ और ज़्यादा खुल के बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के साथ ट्रेड कर सकता है। उसके बाद है चौथे नंबर पे इंक्लूजन ऑफ नॉन ट्रेड इशूज़। This agreement marks the first time India incorporates labor, human rights, environment, gender aspect into trade deal, paving the way for similar inclusion in future agreement। तो ये जो एग्रीमेंट है ये सिर्फ हमारा इकोनॉमिक एक्सचेंज वाला एग्रीमेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ गुड्स के एक्सचेंज के बारे में एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बल्कि ये उससे ज़्यादा आगे यहाँ पे बातें होती हैं। जैसे आपका लेबर राइट्स को लेके बात होती है, लेबर रेगुलेशंस को लेके बात होती है कि जो इंडियन लेबर वहाँ पे जाएगा या फिर वहाँ का लेबर यहाँ पे आएगा वो किन रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स के माध्यम से गवर्न होंगे। ये चीज़ ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को लेके है कि दोनों के बीच में अच्छे संबंध तभी रहेंगे ट्रेड के मामले में जब अगर दोनों कंट्रीज़ ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगी। उसके बाद एनवायरनमेंट का एस्पेक्ट आता है कि दोनों कंट्रीज़ जो ट्रेड करेंगी वो ट्रेड जो है एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करेगा। और जेंडर एस्पेक्ट की जेंडर इक्वालिटी भी आए इन दोनों कंट्रीज़ के ट्रेड में। Overall, EFTA deal holds promise for India in terms of increased trade, attracting foreign investment and creating jobs. Long-term success hinges on sustained efforts from both sides to fulfill these goals. तो ये है आपका पूरा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उसके बाद आते हैं हम लोग हायर एंगेजमेंट बेटर लर्निंग पे। तो ये वाला जो टॉपिक है अगर इसकी रेलेवेंस की बात करें तो रेलेवेंस में अगर प्री की बात करें तो यहाँ पे आपको एजुकेशन सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर के बारे में सबसे पहला जैसे आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई, जैसे उसके बाद जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है पूरे हमारे इस आपने एजुकेशन का हर लेवल का, जैसे प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन और आपका जो हायर एजुकेशन है, इसके अलावा जो अलग अलग स्कीम्स चलती हैं एजुकेशन को लेके, ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। एंड अगर हम लोग मेंस की बात करें तो मेंस में ये आपका GS2 में आता है। आपका सोशल सेक्टर्स जो होते हैं, सोशल सेक्टर्स और गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है जिसमें एजुकेशन आता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे है द टॉपिक इज अबाउट द ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, हाई एनरोलमेंट मास्क अबिस्मल लर्निंग आउटकम। तो ओवरऑल देखिए इसका ओवरऑल आर्टिकल का कहना ये है कि हमारे कंट्री में एनरोलमेंट रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर लर्निंग आउटकम्स के अगर बारे में बात करें कि क्या बच्चे सीख रहे हैं एंड क्या एक्चुअल में फंक्शनल लिटरेसी आ रही है कि नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो देखिए अभी एसर 2023 ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट अभी आई है और ये एक हार्श रियलिटी सामने दिखाती है कि स्टूडेंट एनरोलमेंट की कितने ज़्यादा बच्चे अब स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं, स्कूलों में एनरोल हो रहे हैं, वर्सेस वो बच्चे कितना ज़्यादा एनरोल होने के बाद सीख रहे हैं। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एनरोलमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन बच्चे ज़्यादा कुछ सीख नहीं रहे हैं असल में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया में लर्निंग प्रोफिशिएंसी जो है वो बहुत
कम पता चल रही है। डिस्पाइट बोस्टिंग एन एनरोलमेंट रेट ऑफ 86.8 फॉर 14 to 18 ईयर ओल्ड, सिग्निफिकेंट पोर्शन स्ट्रगल विद बेसिक रीडिंग स्किल्स। तो अगर इस एज ग्रुप की अगर बात करें 14 to 18 ईयर ओल्ड, हमारे कंट्री में इनका एनरोलमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, अब बहुत अच्छा है, जो कि 86.8 है। ये काफ़ी पिछले समय से इस पे बहुत फोकस किया गया है कि ये बढ़े, और ये बढ़ा भी है। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों से बोला जाए कि कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ें या बेसिक चीज़ें लिखें, तो उनसे वो नहीं हो पाता है। उनके पास रीडिंग और राइटिंग स्किल्स नहीं होते हैं डिस्पाइट बीइंग इन ए स्कूल। The report delves into the root cause of this learning crisis and proposes solution for more effective education system। तो ये जो पूरा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट क्या बताती है कि क्या क्या आपके कॉजेज़ हैं कि लर्निंग आउटकम्स कम हैं, प्रपोज करता है कि क्या क्या एजुकेशन हो सकते हैं, एजुकेशन रिफॉर्म्स हो सकते हैं अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है कि लर्निंग गैप हमारे कंट्री में अभी भी हैं। इंडिया ग्रैपल्स विद अ परसिस्टेंट लर्निंग डेफिसिट डिस्पाइट इंक्रीज्ड अवेयरनेस थ्रू एनुअल सर्वेज लाइक एसर। तो हमारे कंट्री में अभी भी इतने सारे सर्वेज ऑफ एजुकेशन के आते हैं, और हर सर्वे जो है एजुकेशन को लेके चिंताजनक पिक्चर को पोर्ट्रे करता है। इसके बाद भी हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा सुधर नहीं रहा है। लो अटेंडेंस एंड अनएंगेजिंग टीचिंग मेथड्स आर आइडेंटिफाइड एज प्राइमरी कल्प्रिट्स। तो ये जो रिपोर्ट है ASER, ये देखती है कि सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में बच्चे इनरोल तो हो जाते हैं, एडमिशन तो ले जा लेते हैं, लेकिन एब्सेंटिज्म बहुत ज़्यादा होता है, अटेंडेंस रेट बच्चों का कम होता है, स्कूल नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों को इंगेज रखने वाले जो टीचिंग मेथड्स हैं वो नहीं यूज़ होते हैं। बहुत कन्वेंशनल और बोरिंग टीचिंग मेथड्स स्कूलों में यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बोर हो जाते हैं और स्कूल नहीं आते हैं। एंड ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये रिपोर्ट कहती है हमारे कंट्री में लर्निंग आउटकम्स काफ़ी कम हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की बात हो रही है। सबसे पहला ट्रेडिशनल अनइंस्पायरिंग क्लासरूम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लासरूम की बात हो रही है। यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहला है टीचर सेंट्रिक फोकस है यहाँ पे। करंट प्रैक्टिसेस प्रायोरिटाइज रोट लर्निंग एंड पैसिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन की जो तरीका है क्लासरूम में पढ़ाने का, वो ऐसा तरीका है कि बच्चों को चीज़ें रटवाई जाती हैं क्लास में, और पैसिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन है कि टीचर बस क्लास के सामने खड़े होकर बच्चों को एक लेक्चर दे रहा है। बच्चों का पार्टिसिपेशन उस क्लासरूम में बहुत कम है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं बोर हो जाते हैं, इंगेज्ड फील नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं बच्चे ओवरऑल टीचिंग में। टीचर्स ऑफन सोलली एड्रेस स्टूडेंट्स इन फ्रंट रोज निगलेक्टिंग द रेस्ट। इसके अलावा और इश्यूज़ के आते हैं। जो टीचर्स होते हैं, जो सामने बच्चे जो बैठे होते हैं, जो सामने बच्चे ध्यान दे रहे होते हैं, सिर्फ उन्हीं पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। जो बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे जो बच्चे होते हैं जिनका ध्यान ज़्यादा नहीं लगता है पढ़ाई में, उन पर टीचर्स भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से जो पीछे बच्चे रह जाते हैं उनका एजुकेशन भी पीछे रह जाता है। दूसरा रीज़न क्लासरूम्स का ये है लिमिटेड स्टूडेंट इंटरेक्शन। स्टूडेंट स्पेंड एक्सेसिव टाइम कॉपिंग नोट्स फ्रॉम बोर्ड्स विद मिनिमल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ और यूजिंग लर्निंग मटेरियल। तो दूसरा क्लासरूम से संबंधित इशू ये बताया जा रहा है कि जो रोट लर्निंग वाला मेथड है उसमें क्या होता है, टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखता है और बच्चे बस उसे अपनी कॉपी में उतारते हैं, कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ ये कॉपी पेस्ट वाला ही पूरा सिलसिला टीचिंग के नाम पे चलता है, जबकि क्लासरूम में डिस्कशन जो है, जो होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में और स्टूडेंट के बीच में, डिस्कशंस नहीं होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, जहाँ पे टीचर जो है बच्चों को कुछ यूनिक प्रॉब्लम दे और बच्चे जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ये नहीं होता है। और लर्निंग मटेरियल्स यूनिक नहीं होता है। तीसरे नंबर पे क्लासरूम के इश्यूज़ क्या बताए जा रहे हैं। इनअफेक्टिव असेसमेंट। टीचर आस्क रेपिटेटिव क्वेश्चंस विद प्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्सेज क्रिएटिंग फॉल्स परसेप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो असेसमेंट भी जो है, जो टीचर जो है एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं,
अपना अलग अलग असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता। टीचर्स इन सारे टेस्ट और एग्ज़ाम में हर बार रिपीटिटिव और प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि बच्चे समझ जाते हैं या कॉपी कर लेते हैं या किसी भी माध्यम से हर बार इन चीज़ों के सही आंसर दे देते हैं अलग अलग जगहों से, और इससे ऐसा नज़र आता है बस कि बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जबकि ये जो पूरा परसेप्शन है, ये सोचना है कि बच्चे ऐसे माहौल में समझ रहे हैं, ये गलत है। अब बात आती है कि वाई चेंज इज़ डिफ़िकल्ट, क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करना मुश्किल है। तो सबसे पहला रीज़न है सिस्टमिक इश्यूज़ हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रोग्रेशन रोकते हैं। इनएडिक्वेट टीचर एलोकेशन की, outdated teaching methodologies and lack of support hinder large scale implementation of improved practices। सबसे पहली बात, जो टीचर्स रिक्रूट करने चाहिए, ठीक है, पहली बात तो कम रिक्रूट करते हैं, एंड जितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है स्कूल में उससे कम एलोकेट करते हैं टीचर्स को। उसके बाद जो टीचिंग करने की टेक्निक्स होती हैं, बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक्स होती हैं, वो बहुत पुरानी इस्तेमाल करते हैं, बहुत आउटडेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, जो कि आज के सिनेरियो में फिट नहीं बैठती हैं। इनकी वजह से क्या होता है, अगर हम कोई लार्ज स्केल रिफॉर्म करना चाहें, उसको सही से हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे जब हमारे पास टीचर्स ही नहीं होंगे या पढ़ाने के तरीके अच्छे नहीं होंगे। दूसरा है हमारा अनफेमिलियरिटी विद इंगेजमेंट। Many teachers haven't experienced engaging learning themselves, limiting their ability to foster it in their classrooms। टीचर्स जो हैं खुद उन्होंने ऐसे इंटरेस्टिंग पढ़ाने के तरीके खुद एक्सपीरियंस नहीं करे हैं, तो जब खुद भी एक्सपीरियंस नहीं करे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कोई इनोवेटिव चीज़ डिलीवर करना, ठीक है। तीसरी चीज़ हो गई आपकी थियोरेटिकल टीचर ट्रेनिंग। Teacher education programs lack practical component, focusing solely on theory delivery in a one-way communication। की जो टीचर्स भी होते हैं खुद उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं उन पे फोकस नहीं किया जाता है। टीचर्स को प्रैक्टिकल इश्यूज़ जो क्लासरूम में आते हैं वो नहीं सिखाए जाते हैं, और उनको फोकस के तौर पे क्या बताया जाता है कि टीचिंग की थ्योरीज ये हैं एंड उनको यही यूज़ करना चाहिए, और क्लास में भी जाके जो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स हैं वही करने चाहिए। तो इसकी वजह से जो टीचर ट्रेनिंग है वो भी इनोवेटिव मेथड्स नहीं इनिशिएट कर पाते हैं। चौथे नंबर पे एब्सेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स। स्कूल्स लैक अ सपोर्ट स्ट्रक्चर टू गाइड टीचर्स इन अडॉप्टिंग न्यू मेथड एंड प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग फीडबैक। तो जो टीचर्स को स्कूल की तरफ से भी सपोर्ट जो है वो कम मिलता है, जिसकी वजह से वो न्यू मेथड जो है, इनोवेटिव मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो नहीं अपना पाते, काफ़ी रेजिस्टेंस मिलता है, उनको मना कर दिया जाता है कुछ नया ट्राई करने को, एंड उनको इसीलिए अच्छा सा फीडबैक भी नहीं मिल पाता है। तो अब देखिए बात होती है यहाँ पे कि आगे की राह क्या हो सकता है, हम कैसे इस पूरे सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट क्या क्या चीज़ें बताती है। पहले नंबर पे ये बताती है शिफ्टिंग द फोकस। तो सबसे पहले हमें अभी तक जो है राइट टू एजुकेशन की तरफ फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल पहुंचाना, एनरोलमेंट स्कूलों में इम्प्रूव करना, कि कोई भी बच्चे को एजुकेशन डिनाई ना हो और एजुकेशन जो है राइट की तरह हो। तो ये जो है हमने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है, लेकिन अब इसको अगर अभी भी इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हम लर्निंग पे मात खा जाते हैं। तो अब हमें राइट टू एजुकेशन से आगे बढ़ के राइट टू लर्निंग की तरफ हमें बढ़ने की ज़रूरत है। एम्फसाइजिंग द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, कि अब हमें क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो मिल गई हैं, तो अब हम उन्हें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें कि उनके पास और अच्छी नॉलेज हो और उनके पास और प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल स्किल्स मिल सकें उन्हें स्कूल से ही। दूसरा है रिवैम्पिंग द टीचर ट्रेनिंग, कि जो खुद टीचर्स को जो ट्रेनिंग मिल रही है टीचिंग मेथड्स की, स्टूडेंट्स को हैंडल करने की, इनोवेटिव तरीके अपनाने की और असेसमेंट और फीडबैक की, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की। टीचर्स को बढ़ावा दिया जाए कि एक्सपेरिमेंटल नए तरीके के टीचिंग मेथड्स को अप्लाई किया जाए, एंड स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब स्टूडेंट्स को भी टीचिंग में इन्वॉल्व किया जा सके, खुद स्टूडेंट्स का भी डायलॉग हो, डिस्कशन हो, एंड उनसे भी बातचीत करी जाए। तीसरे नंबर पे है कॉन्टिन्यूअस टीचर सपोर्ट।
प्रोवाइडिंग ऑनगोइंग कोचिंग एंड फीडबैक टू रीइंफोर्स इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो मात्र सिर्फ टीचर ट्रेनिंग इंप्रूव करना नहीं, एक बार ट्रेन करने के बाद कॉन्स्टेंटली उस टीचर को सपोर्ट करना अलग अलग टीचिंग प्रैक्टिसेस में, ताकि टीचर समझ सके कि अब जो है नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं, और साथ ही साथ टीचर्स को उनकी खुद की टीचिंग प्रैक्टिसेस का फीडबैक भी मिल सके। चौथे नंबर पे है स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग, मूव अवे फ्रॉम टीचर सेंटर्ड मेथड, क्रिएट क्लासरूम दैट एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन एंड केटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। तो ऐसा टाइप का हम एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करें कि जो अभी टीचर जो है सेंटर में खड़े होकर बस एक वन वे लेक्चर देता है, इससे आगे बढ़ के हम लोग अब टू वे लेक्चर करें, जहाँ पे स्टूडेंट्स का भी उतना ही पार्टिसिपेशन हो, डिस्कशन हो, स्टूडेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन हो और अलग अलग तरीके के लर्निंग स्टाइल्स को अडॉप्ट किया जा सके। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जो ASER रिपोर्ट है, ये हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी सारे फ्लॉज जो है रिवील कर रहा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एनरोलमेंट रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, एंड कहीं ना कहीं हमें लगता है एनरोलमेंट रेट अगर अच्छे हो गए हैं तो एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एनरोलमेंट रेट बढ़ गए हैं लेकिन हमारे लर्निंग आउटकम्स बहुत बेकार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्कूल्स में टीचिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हैं। तो इसलिए हमें टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि एनरोलमेंट रेट के साथ साथ हम लर्निंग आउटकम भी बढ़ा सकें। इसके लिए हमें ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी, टीचर ट्रेनिंग हो गई, टीचर्स को सपोर्ट हो गया, एक एक्टिव लर्निंग हो गई, इन सारे मेथड्स को हमें अब अपने एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका इस पूरे एडिटोरियल का एनालिसिस। उसके बाद आता है ऑन जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स जॉइनिंग पॉलिटिक्स। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टॉपिक है। अगर हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं आपके गवर्नेंस में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। अभी रिसेंटली कलकत्ता के हाई कोर्ट जज और रिसेंटली अभी एक सीनियर IPS ऑफिसर वेस्ट बंगाल में, इन्होंने अपनी रिस्पेक्टिव पोस्ट से रिज़ाइन किया और इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन कर ली। तो अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे सिविल सर्विसेज हो गई, जैसे आपका जुडिशरी हो गया, जैसे तो इन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ पे अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये कितनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं जब इनके खुद मेंबर्स रिज़ाइन करके पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करने लगे, जब अपना ऑफिस छोड़ के ये लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। तो सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे कितनी इंडिपेंडेंस है। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है, जो ऑफिसर्स ऑफ पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें संविधान का क्या कहना है। तो सबसे पहले देखिए संविधान ये कहता है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो पोस्ट होती है और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जैसे UPSC हो गया, UPPSC हो गया, BPSC हो गया जो अलग अलग स्टेट्स के कमीशन आपके चेयरमैन और मेंबर्स हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, ये अपनी पोस्ट छोड़ के या रिटायरमेंट के बाद कोई और सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस ऑक्यूपाई नहीं कर सकते या कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं गेन कर सकते। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए ये वाले जो पोस्ट होती हैं ये सरकार से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और इतना क्लोज एसोसिएशन होने के बाद किसी भी तरीके का फेवरेटिज्म ना हो, किसी भी तरीके का बायस ना हो और पार्शियलिटी ना हो कि कोई भी ये ऑफिसर जो है गवर्नमेंट इन पावर में को फेवर कर रहा है ताकि आगे चल के कोई बेनिफिट सिक्योर कर सके। इस चीज़ को रोकने के लिए ये वाले कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन ऑफिसर्स के लिए पाबंद लगाता है ताकि जो डिसीजंस लिए जा सकें वो बिना किसी फियर या फेवर के लिए जा सकें, ऑब्जेक्टिवली लिए जा सकें और इंडिपेंडेंटली लिए जा सकें। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या कहता है, कोई भी ऑफिसर जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस जो है या एम्प्लॉयमेंट होल्ड नहीं कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि व्हाट इज़ प्रोहिबिटेड, ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकली मेंशन्ड है आपका यहाँ पे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है पॉलिटिकल पोस्ट के बारे में क्या कहता है, देखिए पॉलिटिकल पोस्ट मतलब कोई भी पार्टी में कोई भी पद के बारे में।
तो देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस व्हेन इट कम्स टू जॉइनिंग द पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्टिंग इलेक्शंस और बीइंग नॉमिनेटेड टू सर्टेन पोस्ट। तो जो हमारा संविधान है ये इस मामले में कुछ नहीं कहता है कि कोई भी अगर ऑफिसर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहे, कोई भी ऑफिसर अगर इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पे खड़ा होना चाहे या फिर कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट को एक्वायर करे तो उस पर कोई भी पाबंद नहीं है। एंड ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास्ट में कि जब ऐसा हुआ भी है कि जब ऐसे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले ऑफिसर जो हैं ये अपनी पोस्ट छोड़ के बाद में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए। कि जैसे 1967 में 1983 में हमारे 2 सुप्रीम कोर्ट जजेस रह चुके हैं जिन्होंने अपना जजशिप छोड़ के प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़े हैं आसाम से। उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट जज जॉइंड अ पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु एंड कंटेस्टेड इलेक्शंस 5 years आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1999। यही एग्जाम्पल आपका तमिलनाडु में दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट जज जो है अपना रिटायरमेंट के बाद इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा है। उसके बाद अब फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिकेम राज्यसभा मेंबर एंड मिनिस्टर, जैसा 2004 में हो चुका है। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का CEC जो है उनके साथ कि रिटायरमेंट के 3 साल बाद ये राज्यसभा मेंबर बन गए। और अभी रिसेंटली जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो रिटायरमेंट होने के बाद राज्यसभा में 2020 में नॉमिनेट कर दिए गए, वो भी अपने रिटायरमेंट के 4 महीने के अंदर अंदर। तो ऐसे there also have been occasions where retired CAG and judges have been appointed as governor of state। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हमारे कंट्री में हुए हैं कि जब इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस को छोड़ के या उनसे रिटायर होके ऑफिसर जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर अलग अलग पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, और ऐसे काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी करते रहते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद। तो अब देखिए इसके संबंध में रिकमेंडेशंस क्या क्या होती हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन है इसने 2012 में रिकमेंड किया था यूनियन गवर्नमेंट को कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए टॉप ब्यूरोक्रेट्स के लिए आफ्टर द रिटायरमेंट बिफोर दे कुड जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी एंड कंटेस्ट इलेक्शन। यहाँ पे 2012 ने चुनाव आयोग ने ऐसा सुझाव दिया था कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब कि कोई भी ऑफिसर अपना रिटायर होने और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बीच में एक पीरियड होना चाहिए X years का, जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी इस रिटायर्ड ऑफिसर की ना हो। इतने साल का ब्रेक लेने के बाद ही ये कोई एक्टिविटी फिर से कर सकते हैं ताकि जो इमीडिएट बेनिफिट्स हैं उनको रोका जा सके। ठीक है, However, the government had rejected this recommendation based upon opinion of Attorney General that this may not be in the line with the constitutional provision and democratic values। लेकिन ये जो सुझाव दिया था चुनाव आयोग ने 2012 में, सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये बोला कि जो हमारे संवैधानिक प्रिंसिपल्स हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट हो गई हैं। The Supreme Court had dismissed a writ petition in May 2022 that sought a direction from top court to the legislature to frame a law imposing cooling off period। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने में भी 2022 में एक रिट पिटीशन डाली गई थी कि कूलिंग ऑफ पीरियड को मैंडेटरी बनाया जाए ताकि जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने से पहले कुछ ब्रेक ले सकें। ऐसे ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी, रिजेक्ट कर दी। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो एक्शन है ये सिर्फ लेजिस्लेचर ही डिसाइड कर सकता है और लेजिस्लेचर ही डिटरमाइन कर सकता है कि कूलिंग ऑफ पीरियड एक्चुअली रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो अब देखते हैं एक्चुअल में कि ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड की बात होती है कि जो ब्रेक रिटायरमेंट के बाद एक ब्रेक होता है जिस ब्रेक में कोई भी पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया जा सके, क्या ये एक्चुअल में ज़रूरी है भी कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने बात करी थी कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है, इन्होंने जब इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट दिया तो बोला ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। तो देखिए कौन से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की हम बात कर रहे हैं। वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ एवरी सिटीजन्स राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो देखिए जब हम किसी भी व्यक्ति के अधिकारों की बात करते हैं तो राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, किसी भी चुनाव में खड़े होने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति को जो आपका रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं उससे हम ये अधिकार छीन लेते हैं तो उसका ये जो अधिकार है जो संविधान खुद ग्रांट करता है हम
उसको वायलेट करते हैं, तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। द अटॉर्नी जनरल while providing his opinion against the 2012 recommendation of election said that the maintenance of independence and neutrality will be relevant during the period a person is in service। तो कूलिंग ऑफ पीरियड के अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो इंडिपेंडेंस और न्यूट्रलिटी है किसी भी ऑफिसर की सर्विस के दौरान वो बनी रहे। There are rules at present which restrict a senior bureaucrat from joining a private job for at least 1 year after he she retires from government service। तो अगर प्रेजेंटली हम नियम और कानून देखें भी तो एक कानून ज़रूर एग्जिस्ट करता है। ये कानून कहता है कि कोई भी सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है वो 1 साल के अंदर अंदर रिटायर होने के 1 साल तक कोई भी प्राइवेट जॉब को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है, 1 साल तक। उसके बाद अगर ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है। अटॉर्नी जनरल हैड ओपाइंड दैट सच रिस्ट्रिक्शन फॉर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड अपॉन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अब सवाल आता है कि यहाँ पे देखिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे क्यों है? यहाँ पे भी तो फेवरेटिज्म हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक फंडामेंटल राइट की बात आती है, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट की बात नहीं आती। 1 साल का यहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, लेकिन प्राइवेट जॉब के लिए, ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, कि कोई भी कॉर्पोरेट किसी ब्यूरोक्रेट को ना इन्फ्लुएंस कर पाए कि रिटायरमेंट के बाद उसे जॉब के दौरान वो ब्यूरोक्रेट उस कंपनी को फेवर करें और रिटायरमेंट के बाद वो कंपनी उन्हें हायर कर ले। तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए ये रखना ज़रूरी था। However, such a restriction against official contesting polls may not be a valid classification and would not be in harmony with democratic principles of constitution। लेकिन जो ऑथर हैं वो ये जो डिस्टिंक्शन करते हैं, हम जो डिस्टिंक्शन कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों के बीच में, ये जो 2 प्रिंसिपल्स हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सही नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। While the opinion of Attorney General is based upon sound legal principle, it is equally imperative to remember the famous judicial quote that justice should not only be done but should also seen to be done। तो अब सवाल आता है, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि कूलिंग ऑफ पीरियड का डिज़ायरेबल है कि नहीं। दिस अप्लाइज इक्वली टू जजेस, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ एंड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स। तो ये जो हम रूल के बारे में बात कर रहे हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड जो ये वाला लॉ है, तो ये जो एप्लीकेबल है जजेस पे भी एप्लीकेबल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ पे, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पे। इट इज़ एन इंडिस्पेंसिबल ट्रेड वाइल डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल फंक्शन। एक्सटेंडिंग दिस प्रिंसिपल इवन आफ्टर द डिमिट ऑफिस विल हैव सैल्यूटरी इफेक्ट। तो खुद से ही ये ऑफिसर्स कोशिश करें कि इंडिपेंडेंट रहें एंड किसी फेवरेटिज्म से बचें। एंड ये वाली जो क्वालिटी होती है ये बहुत ज़्यादा कमेंडेबल क्वालिटी होती है। दिस मे बी अचीव्ड बाय प्रिस्क्राइबिंग अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years फॉर ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज और बीइंग नॉमिनेटेड एज पॉलिटिकल पोस्ट बाय गवर्नमेंट। दिस विल इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन पब्लिक एट लार्ज। तो ओवरऑल यहाँ पे ऑथर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में कम से कम 2 साल का तो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, स्पेशली अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहे या किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी या पॉलिटिकल पोस्ट पे नॉमिनेट होना चाहे, तो 2 साल का गैप होना चाहिए उसमें, ताकि जो लोग हैं, लोग ऐसा ना समझें कि यहाँ पे फेवरेटिज्म चल रहा है, बायसनेस चल रही है या फिर पार्शियलिटी चल रही है। अगर कूलिंग ऑफ पीरियड होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ में को ज्वाइन करने में भी, तो पब्लिक का ओवरऑल कॉन्फिडेंस है लोगों में और ब्यूरोक्रेट्स में ऑफिशियल पोस्ट पे वही बढ़ेगा एंड इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी अच्छी होंगी। तो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा हो, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक यू।